डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है पिछले लेक्चर में हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर दिया। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो फर्स्ट लॉ था वो था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया था। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये चल रहा है अपना। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसके अंदर हमने जो फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ को कंप्लीट किया था। फिर भी थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूं कि किसने दिया था। लेवोइजियर, लेवोइजियर द्वारा दिया गया। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता था, टोटल मास बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन। रिएक्शन से पहले कुल द्रव्यमान रिएक्शन के बाद कुल द्रव्यमान के इक्वल हुआ करता था। टोटल मास बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास रिएक्शन। इट मींस according to this law mass neither be created nor be destroyed, it can be transformed from one form to another form। मतलब इस नियम अनुसार न तो मास को उत्पन्न किया जा सकता है, न ही मास को नष्ट किया जा सकता, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता। बात क्लियर है कि अपना लॉ था। और मैथमेटिकली हमने इसको क्या बोला था, मैथमेटिकली या गणितीय रूप से, मैथमेटिकली क्या बोला था बेटा, सिग्मा डब्ल्यू रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स का कुल मास इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के कुल मास के इक्वल होगा। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना या प्लस करना। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ना या प्लस करना, सभी के मास को प्लस कर देना। तो रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होता है। तो हमने न्यूमेरिकल भी किया था, तो पिछला वीडियो देख लेना बेटा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सेकंड लॉ, और जो है आपके कौन सा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट का दूसरा नाम क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी लिखा जा सकता है। कांस्टेंट का दूसरा नाम क्या है, मतलब डेफिनेट का तीसरा नाम वो है आपके फिक्स्ड, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये तीनों नेम तो किसने सजेस्ट किया, किसने बताया था, तो इट वाज प्रपोज्ड बाय प्राउस्ट। प्राउस्ट नाम के साइंटिस्ट ने लॉ को दिया था। और इस नियम के अनुसार क्या होता है, या इस लॉ के अनुसार क्या होता है, वो लिखें इसकी डेफिनेशन। किसी भी चीज की डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले रूल्स के अंदर हम क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ये तो आप सभी नोट कर लें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ when two elements combines to form one compound। ध्यान रखना इस लॉ के अंदर कितने फिक्स दिया, एक कंपाउंड को फिक्स कर दिया हमने, क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। when two elements combines to form one pure compound, one pure compound, then the total mass, then the ratio of masses of these elements is always क्या है बेटा, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है।
इज ऑलवेज कांस्टेंट। दोबारा इसको समझ लेना क्या है। जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं और एक प्योर कंपाउंड बनाते हैं, कितना, एक प्योर, उस केस में उस कंपाउंड को बनाने के दौरान उन एलिमेंट के मासेज का जो रेशो होता है वो ऑलवेज फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है, डेफिनेट होता है। बात समझ में आई? इररेस्पेक्टिव ऑफ, भले ही कुछ भी हो, कि इररेस्पेक्टिव ऑफ, कौन कौन के रेस्पेक्टिव है, कौन कौन के अलावा की, इररेस्पेक्टिव ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और सोर्स, प्रिपरेशन और सोर्स। मतलब यह है कि उस कंपाउंड का बनाने का मेथड कुछ भी रहा हो, चाहे उस कंपाउंड का सोर्स कुछ भी रहा हो, उनका जो रेशो है, मासेज का रेशो है, वो कांस्टेंट रहेगा। ये कहना चाहते हैं। यूं कहिए, एलिमेंट कंबाइंस इन डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ देयर मासेज टू फॉर्म कंपाउंड। मतलब छोटे से लैंग्वेज में इस तरह बोल सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं बेटा इसको, इस लॉ के अनुसार क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्स कंबाइंस, एलिमेंट्स combines in fixed proportion of their masses, proportion of their masses, their masses to form one compound। जब एक कंपाउंड बनाना है, मासेज का रेशो कैसा रहेगा बेटा, फिक्स्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो शॉर्ट में हो गया आपका लॉ का। तो हमारा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लंबी डेफिनेशन तो ऐसी होती है कि अकॉर्डिंग टू, लंबी डेफिनेशन कैसे होती है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइंस टू फॉर्म वन प्योर कंपाउंड, देन द रेशो ऑफ देयर मासेज इज ऑलवेज कांस्टेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन और सोर्स ऑफ द कंपाउंड। तो कि कंपाउंड का सोर्स कुछ भी रहा हो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कुछ भी रहा हो, यदि वो दो एलिमेंट आपस में मिल करके एक कंपाउंड बना रहे हैं, एक प्योर कंपाउंड बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उन एलिमेंट के मासेज का रेशो फिक्स्ड रहा होगा, तभी बार बार वो कंपाउंड बन रहा है। तो शॉर्ट में इस डेफिनेशन को कैसे देंगे कि एलिमेंट कंबाइंस इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, एलिमेंट कंबाइंस इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन या इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म वन कंपाउंड। जब एलिमेंट एक कंपाउंड बनाने के लिए कंबाइन होते हैं, उस टाइम इनका प्रोपोर्शन कैसा रहता है, फिक्स्ड रहता है। ये बात क्लियर हुई बेटा? अब इसका एग्जांपल समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। देखो बेटा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का फर्स्ट एग्जांपल हम करने जा रहे हैं। यह है, मान लो हमारा एक सैंपल है। पहले तो एलिमेंट्स की बात करते, एलिमेंट्स, मान लो हाइड्रोजन एलिमेंट लिया एंड ऑक्सीजन एलिमेंट लिया, एलिमेंट ले लिए। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने वाटर को बनाया। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनाया, वाटर। वाटर मतलब वाटर बनाने के लिए वाटर का जो सैंपल वन लिया, सैंपल फर्स्ट, और दूसरे जो लैब में हमने वाटर तैयार किया, हम बोल दें मान लो सैंपल टू। वाटर के हमारे पास दो नमूने सैंपल हैं। मान लो एक सैंपल में तो वाटर का जो है परसेंटेज आया 11.11% हाइड्रोजन, 88.88% ऑक्सीजन आ गया। पहले सैंपल में वाटर का एक सैंपल है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, उसके सैंपल में 11.11% तो कौन का है, हाइड्रोजन का। 88.8% कौन का है, 88.88%। और दूसरे सैंपल में पता चला 4 ग्राम तो आपके हाइड्रोजन है, कितना ग्राम, 4 ग्राम, और 32 ग्राम ऑक्सीजन है। तो क्या ये दिए गए डाटा
लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अनुसार हैं, क्या उसके एग्रीमेंट में फिट बैठते हैं, क्या उसके अनुसार फिट बैठते हैं, चेक करते हैं। भाई सिंपल रेशो जब निकालते हैं तो क्या आता है, ये तो बेटा जो एक्चुअल अमाउंट दे रखी है, क्या दे रखी है, 11% और 88% क्या दिया है, एक्चुअल अमाउंट, 11% और 88% एक्चुअल अमाउंट दिया है, 4 ग्राम और 32 ग्राम क्या एक्चुअल अमाउंट दिया है। लेकिन सिंपल रेशो जब कैलकुलेट करोगे तो देखोगे आप, देखना पहले वाले सैंपल का सिंपल रेशो कितना है, 1:8, और दूसरे वाले सैंपल का भी आप सिंपल रेशो निकालोगे तो क्या आ गया, 4:32 यानी 1:8, मतलब 1:8 1:8 दोनों क्या आया, अलग अलग आया या फिक्स्ड आया, इक्वल आया, इक्वल आया। मतलब ये जो डाटा दिए हैं वो तो कौन के एग्रीमेंट में बैठते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के। यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने बार बार कंबाइन होके 2 बार वाटर बनाया, एक बार 88% 11% 88% की फॉर्म में बनाया, दूसरी बार 4 ग्राम ने 32 ग्राम से मिलके बनाया, तो क्या उनका मासेज का रेशो फिक्स रहा या अलग अलग रहा, इक्वल रहा, फिक्स्ड रहा। मतलब ये जो दिए गए डाटा लॉ ऑफ डेफिनेट, तो बेटा हमें तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स काम में ले सकते हैं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की शॉर्ट ट्रिक लिखें बेटा, शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं, शॉर्ट ट्रिक फॉर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या होना चाहिए, दो तो एलिमेंट हो, क्या हो बेटा, 2 एलिमेंट, 1 कंपाउंड हो, और वो कंपाउंड किसी क्वेश्चन में बार बार आ रहा हो, रिपीटेडली आ रहा हो, किसी क्वेश्चन में एक ही कंपाउंड बार बार आ रहा हो, 2 एलिमेंट से बनने वाला कंपाउंड किसी क्वेश्चन में बार बार यूज हो रहा हो, यानी रिपीटेडली अपीयर हो रहा हो, तो वो क्वेश्चन किसका है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का है। ये आप डायरेक्ट अंदाजा लगा दें, दिमाग लगाने की सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 2 एलिमेंट दिए हों और एक कंपाउंड दिया हो, और एक कंपाउंड को बार बार दे रखा हो, रिपीटेडली अपीयर हो रहा हो, इसका मतलब क्या है, ये जो क्वेश्चन है आपका वो किसका है, डेफिनेट। पहली शॉर्ट ट्रिक। दूसरी शॉर्ट ट्रिक, यदि उसी क्वेश्चन में प्योर टर्म आ जाए, कौन सी टर्म आ जाए, प्योर टर्म, या उसी क्वेश्चन में मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जाए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जाए, या फिर उसी क्वेश्चन में सोर्स आ जाए, तो भी वो क्वेश्चन किसका होगा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का होगा। बात समझ में आ रही है, आ जाएगी, नहीं आई होगी तो अभी आ जाएगी, देखना कैसे। पहले तो ये नोट कर लो, 2 एलिमेंट 1 कंपाउंड रिपीटेडली, प्योर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन या सोर्स, 3 बातें आपके आती हैं, इसका मतलब वो क्वेश्चन किसका है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। एक एग्जांपल से हम समझते हैं बेटा, एक एग्जांपल लीजिए और उससे आप समझना स्टार्ट कीजिए। ये जो क्वेश्चन है आप ध्यान से देखना, methane obtained from marshipeless contains 75% carbon and 25% hydrogen. Another sample of methane
another sample of methane contains 3 gram carbon and 1 gram hydrogen. Then predict the law of chemical combination. Chemical combination associated with above data. Above data, ऊपर जो दिए गए डाटा हैं उससे संबंधित लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को प्रेडिक्ट करें। जैसे आपके पास ऑप्शंस बने आएंगे ए, बी, सी, डी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड डी नन ऑफ दीज। इस टाइप से तो आप समझ सकते हैं क्या मिथेन कितनी बार आ गया बेटा? 2 बार आ गया, और दोनों बार कार्बन और हाइड्रोजन वही एलिमेंट रिपीट हुए हैं। तो एलिमेंट और कंपाउंड एक ही और बार बार आ रहा है। मतलब आप क्या कह सकते हैं, these data are as per law of definite proportion। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुक्का मार सकते। या फिर एक और चीज नोटिस की आपने इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में, मिथेन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मार्सीप्लेस, ये क्या आ गया? सोर्स आ गया। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, यदि क्वेश्चन में या तो सोर्स आ जाए या मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जाए क्वेश्चन की लैंग्वेज में, या प्योर आ जाए, या फिर 2 एलिमेंट 1 कंपाउंड रिपीटेडली आ जाए, तो कौन से का है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसकी पहली लाइन में क्वेश्चन की में हमें क्या दिखाई दिया बेटा? मिथेन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मार्सी प्लेस। मार्सी प्लेस क्या है? दलदली क्षेत्र है, दलदली जगह है, और ये मिथेन का एक सोर्स है, जगह है, कहां से मिला वो। इसका मतलब क्या हुआ? ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट डाटा रहा होगा। फिर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि सैंपल 1 में रेशो निकालो। सैंपल फर्स्ट में कार्बन एंड हाइड्रोजन का 75-25, सिंपल रेशो कितना आया बेटा? 3:1। और सैंपल सेकंड में देखो आप, सैंपल सेकंड 3 ग्राम 1 ग्राम, इसको क्या 3:1 ही रहा, तो दोनों बार क्या आया? इक्वल आया। मतलब कौन से है? दिस लॉ या दिस डाटा आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आप लिखेंगे इसके बाद का नेक्स्ट लॉ, और इस नेक्स्ट लॉ का नाम है बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। देखो नाम से रिफ्लेक्ट हो, मल्टीपल यानी बहुत सारे, प्रोपोर्शन यानी रेशोज, बहुत सारे रेशोज आएंगे, अलग अलग रेशोज आएंगे। ठीक है, कि किसने दिया था पहले ही बता चुका हूं, पर अब दोबारा याद कर लेना। जॉन डाल्टन, मल्टी टैलेंटेड साइंटिस्ट अपने जॉन डाल्टन ने दिया है। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ नियमन के अनुसार when two elements combines to form, अब यहां ध्यान रखना,
पिछले लॉ में क्या था, when two elements combines to form, वहां तक कॉमन था, वहां था वन कंपाउंड, यहाँ क्या है मोर देन वन कंपाउंड। लिखोगे यहां पर मोर देन वन कंपाउंड, and two elements combines to form more than one compound, then the fixed mass of one element, shows multiple integer ratio with masses of other element। तो उम्मीद है इस डेफिनेशन से ये लॉ समझ में आया हो, और नहीं आया तो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाए। अभी इसका एग्जाम्पल लेते हैं, पहले इसको नोट करें। और when two elements combines to form more than one compound, then when two elements combines to form more than one compound, then the fixed mass of first element always shows multiple integer ratio with the masses of second element। तरह से पहले तो इसको याद कर लें, समझना बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, इसके लिए भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दे देता हूँ। हर चीज के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है, इसके लिए भी एक बेटा शॉर्ट ट्रिक है अपनी। किसी क्वेश्चन में यदि टू एलिमेंट्स हो, कितने एलिमेंट्स, टू एलिमेंट्स, एंड वो क्या कर रहे हो, मोर देन वन कंपाउंड बना रहा है, एक से ज्यादा एकाधिक कंपाउंड्स बना, उस केस में क्या होगा बेटा, ये आंसर क्या जाएगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल लिखिए बेटा, आप क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे और फिर इसको समझेंगे। एग्जाम्पल